नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th का संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो प्लीज अंत तक जरूर देखिए और दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। अभी भी सब्जेक्टिव में कुछ नहीं आता है तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दानों के महत्व का वर्णन करें। ये कर्णस्य दानवीरता पाठ पढ़े होंगे, जो कर्ण ने इंद्र को अपने दान में कवच कुंडल दे देता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो उसी का वर्णन करना है। तो चलिए, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो काफी आसान है, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। और हाँ, एक बात बताता हूँ कि ये सबका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिएगा ना तो कहाँ मिलेगा मैं ये भी बता दूंगा, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए। तो देखिए, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान का महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, तो कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य इन्हें रोकते हैं। यानी कर्ण के अनुसार दान के क्या महत्व है, तो आपको पता होगा जब कवच कुंडल कर्ण इंद्र को देने लगता है तो शल्य होते हैं जो उनके पास रहते हैं, वह रोकते हैं। तब कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है। यानी अब कर्णस्य दान के महत्व को बताते हुए कह रहा है कि जो समय जब बदलता है ना तो शिक्षा नष्ट हो जाती है। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाता है समय पर जलाशय सूख जाता है, परंतु दिया गया दान वो कभी नहीं खत्म होता है। दान का यही महत्व है कि सब चीज खत्म हो जाता है समय के अनुसार। समय के अनुसार शिक्षा नष्ट हो जाती है, समय के अनुसार वृक्ष उखड़ जाता है, समय के अनुसार जलाशय सूख जाता है, जलाशय मतलब नदी तालाब, परंतु दिया गया दान कभी खत्म नहीं होता है। यही दान का महत्व है। कौन बताया था? कर्ण बताया था, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा, उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वेदांग कितने होते हैं? वेदों के अंग का वेदांग कहते हैं। तो वेदांग कितने होते हैं और उनको प्रवर्तकों के नाम लिखे, यानी कौन कौन उसका प्रवर्तक है। तो देखिए, पहला है वेदांग कुल 6 होते हैं, याद रखिए ऑब्जेक्टिव में भी, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाता है, समझे ना। तो ध्यान से दीजिए, देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। याद कर लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और वेदांग का कौन है प्रवर्तक? तो इसका पाणिनि है। कल्प का है बोधियान, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। व्याकरण के है पाणिनि, निरुक्त का है यास्क, छंद का है पिंगल और ज्योतिष का है लगधर। याद रखिए, सब व्यक्ति का नाम है। अब सब पूछेगा शिक्षा किसका, शिक्षा का प्रवर्तक कौन है? तो पाणिनि है। व्याकरण के कौन है? पाणिनि है। छंद का कौन है? पिंगल है। और वेदांग टोटल कितने हैं? 6 है। तो याद रखिएगा, ये तो पढ़ने वाला है, बार बार इसको पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव, आपको पता है कि जो अभी दशहरा मनाया जाता है ना, तो इससे के जगह और पहले पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो वही पूछा आपको, से कब मनाया जाता था। तो देखिए, पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। पहला ऑब्जेक्टिव भी बन गया। किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। इस समारोह को विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। और किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। कब? शरद ऋतु में मनाया जाता था, ठीक है ना। अब इसके जगह पर दशहरा मनाया जाता है। तो समझ गए ना, पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। इस समारोह को विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन में था। इसका अधिक प्रचलन किसमें था? गुप्त वंश के शासन काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दामोदर गुप्तों ने पटना के संबंध में क्या कहा था? दामोदर गुप्त पटना के बारे में यानी क्या बताया था? तो दामोदर गुप्त के अनुसार पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी इसका कहना था दामोदर गुप्त जी को कि जो पृथ्वी पर जितना नगर है ना, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? पटना है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। उनका कहना था कि यहाँ सरस्वती का वंशज यानी विद्वान लोग यहाँ रहते हैं। कहाँ? पटना में। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से किया, यानी इंद्र की नगरी से इनका तुलना किया है। किसका? पटना का। तो समझ गए ना, दामोदर गुप्त के अनुसार पटना के संबंध क्या है, ठीक है, क्या लिखा है। चलिए अगला है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा, अब याद रखिएगा
काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? तो राजशेखर है। तो काव्य मीमांसा का लेखक आपसे पूछ देगा तो याद रखेगा राजशेखर। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था और यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल आदि की परीक्षा ली गई। यहाँ यानी पहले शिक्षा का प्राचीन केंद्र, आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय ये सब कितना महान था उस एक समय, ठीक है ना। जहाँ इसका विकास होना चाहिए था वहाँ खत्म होगा। एक समय था 10 देश के लोग यहाँ पढ़ने आता था। तो प्राचीन में पटना, तो बिहार की बात है, यहाँ पटना ऐसे वो राजगीर में है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो मैं बता दिया हूँ कि पूरे बिहार के बारे में बताया कि बिहार पहले प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जहाँ इस तरह से इसमें कह रहा है कि पटना, ठीक है ना, पटना भी एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल आदि परीक्षा ली गई। सबको परीक्षा यहीं ली गई, ठीक है ना। अलसाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? अलसाला, अलस कथा पाठ पढ़े होंगे, तो उसके आलसियों ने परीक्षा क्यों और कैसे ली? तो देखो, अलसाला में आलसियों को सुख सुविधा देखकर धूर्त आलसी भी आने लगे थे। यानी अलसाला में आलसियों को सुख सुविधा को देखकर धूर्त, जो मूर्ख, जो आलसी नहीं थे, यानी जो बनावटी आलसी थे, वो भी आने लगे, जिसमें अलसाला का खर्च बढ़ गया। समझ गए ना। अब अलसाला में आलसियों को सुख सुविधा देकर जो धूर्त आलसी से, वो रियल में आलसी नहीं था, वो भी आने लगे। तो अलसाला में क्या हो गया? खर्च बढ़ गया, क्योंकि इसमें गरीब को और जो आलसी था उसको दान दिया जाता था, जो काम नहीं कर सकता था। और अतः अलसाला को व्यर्थ खर्च को रोकना तथा सही आलसियों को पहचानने के लिए अलसाला में आग लगा दी गई। अलसाला में आग लगा दी गई, जिससे धूर्त आलसी भाग गए। समझ गए ना। तो यही है कि जब अधिक धन खर्च होने लगे ना, जब धूर्त आलसी आने लगे तो अधिक धन खर्च होने लगे। खर्च होने के बाद उसे रुकने और सही आलसियों को पहचानने के लिए अलसाला में क्या लगा दी गया? आग लगा दिया गया, जिससे धूर्त लोग भाग गए। आपको पता है 4 गो बच जाते हैं लास्ट में, चारों आपस में बातचीत करते हैं कि पहला बोलता है कैसा कोलाहल है, दूसरा बोलता है लगता है आग लग गया है, तीसरा बोलता है कोई धार्मिक व्यक्ति ना है जो हमें भीगा चादर रख दे, और तीसरा बोलता है कि चौथा बोलता है कि बहुत बोलते हो, चुप रहो। चलिए, आधुनिक काल के किन्हीं संस्कृत लेखिका के नाम लिखे। इससे ऑब्जेक्टिव भी रहता है कि निम्नलिखित में आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन है, और ऑप्शन में ज्यादातर मिथिलेश कुमारी मिश्र रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आधुनिक काल के 3 लेखिकाओं पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवलकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र है लेखिका, ठीक है ना। कौन कौन है? पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवलकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। अगला है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से है? शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है, ठीक है ना। आपको पता है कि कुल संस्कार 6 है, 16 है। कुल संस्कार कितने हैं? 16 है। जन्म से पहले 3 है, ठीक है। जन्म से पहले कितने हैं? 3 है। और शिक्षावस्था में 6 है, और शैशवावस्था में 5 है, और एक मरने के समय एक विवाह संस्कार, यानी टोटल 16 संस्कार होता है। याद रखिएगा, शैक्षणिक अवस्था में 5 है और शैशवावस्था में 6 है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार, यानी शिक्षा अवस्था में 5 है और शैशवावस्था में 6 है। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदांग, केशांत और समावर्तन संस्कार है, ठीक है ना। तो ये नाम है, आप बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अपने भाई के पास, सबके पास पढ़ते रहिए। शिक्षा में कौन कौन संस्कार है? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, ठीक है ना। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की। इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। अब इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। कब किया? 1875 में किया। कहाँ किया? तो मुंबई में किया। तो सब्जेक्टिव देखते तो आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगी, समझे। चलिए, 10 क्वेश्चन है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताए। मंगलम पाठ पहले ही पाठ है, तो देखिए मंगलम पाठ में संकलित कोठोपनिषद
उसमें बहुत सारे मंत्र है, 5 मंत्र है। तो कठोपनिषद से, ये भी एक मंत्र है, से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों को आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यानी जो आत्मा आपका है ना, जो आपका हृदय रूपी यानी हृदय, जिसको एक गुफा बताया है, कौन? कवि वेद व्यास। तो कहते हैं किसमें बंद है, और यह सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है। छोटा से भी छोटा लेकिन महान से भी महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है, और इस आत्मा को बस में नहीं किया। देखते बहुत सारे व्यक्ति, आत्मा सबका अपना अपना है, ठीक है ना, जो होगा वही करेगा, जो आत्मा करेगा, तो इसको बस में नहीं किया जा सकता है। तो समझ गए ना, ये कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो प्राणी का आत्मा है हृदय रूपी गुफा में बंद है, और ये छोटा से भी छोटा यानी सूक्ष्म मतलब छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है, और इसको हम इस आत्मा को अपने बस में नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना। तो आई होप यह क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें बहुत मजा आता है, ठीक है ना, और खुशी मिलती है कि चलिए आप लोग सब्सक्राइब किए हैं। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक, और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिए। और हाँ, स्क्रीन पर इसका एक और पार्ट का वीडियो दिखता होगा, उसको भी देख लीजिए, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जितना होगा ना संस्कृत के सब्जेक्ट मैं सब आपको बता दूंगा, तो प्लीज अब, और संस्कृत के बाद तो और सब्जेक्ट के भी, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए, आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते होंगे, मुझे उम्मीद है। और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।